नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जो टीनेजर्स और उनके माता-पिता दोनों के लिए एक गाइड जैसी है। किताब का नाम है अ ग्रोथ माइंडसेट फॉर टीन्स और इसके लेखक हैं सिडनी शेपर्ड। हम्म। आज के दौर में हम देखते हैं कि किशोरों की दुनिया कितनी कितनी अलग हो गई है। स्कूल का प्रेशर एक तरफ और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हर पल एक होड़ लगी रहती है। बिल्कुल, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़। हाँ, और इन सब के बीच में वो आत्मविश्वास की कमी, फेल होने का डर और ये सोचना कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं, ये सब बहुत आम हो गया है। सही बात है। और हमारी आज की चर्चा का मकसद सिर्फ इस किताब की एक समरी देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है। ये किताब सिर्फ 21 दिनों में सोच बदलने का दावा करती है, तो क्या ये वाकई मुमकिन है? यही सवाल है। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस किताब की पूरी नींव एक ही विचार पर टिकी है और वो है माइंडसेट, यानी हमारी मानसिकता। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये माइंडसेट होता क्या है। हम्म। किताब कहती है कि मोटे तौर पर दो तरह की मानसिकता होती है। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट। हाँ, इस सोच वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनकी प्रतिभा, सब कुछ जन्म से तय है। हम्म। उनकी बातचीत में अक्सर सुनने को मिलता है जैसे मुझसे मैथ्स नहीं होती या मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूं। कोशिश करने का क्या फायदा, मेरा तो दिमाग ही तेज नहीं है। इस तरह की बातें। उन्हें लगता है कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ बदल नहीं सकता। और ये सोच ये बहुत लिमिटिंग हो सकती है। बिल्कुल, ये उन्हें कोशिश करने से ही रोक देती है। अगर आप पहले से ही मान लें कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कोशिश ही क्यों करेंगे? इसके ठीक उलट है दूसरी मानसिकता, जिसे किताब कहती है ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। और ये लोग मानते हैं कि मेहनत और अभ्यास से कुछ भी सीखा जा सकता है। उनकी सोच होती है, ठीक है, अभी मुझसे ये नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो बेहतर हो सकता हूं। या गलती हो गई तो कोई बात नहीं, इससे सीखने को मिला। सही। वे मानते हैं कि उनका दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, उसे विकसित किया जा सकता है। और यही यही इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया है कि बुद्धि और प्रतिभा कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें जन्म पे मिलती है, बल्कि ये वो चीज है जिसे हम बनाते हैं। ये विचार एक तरह से कंट्रोल वापस हमारे हाथों में दे देता है। अच्छा, यहां मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। किताब दिमाग की तुलना एक मांसपेशी यानी मसल से करती है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा, वाह, ये कितना कितना सरल और शक्तिशाली तरीका है इसे समझाने का। हाँ, कि जैसे हम जिम जाके वजन उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जब हम किसी मुश्किल सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं या कोई नया हुनर सीखते हैं तो हमारा दिमाग मजबूत होता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या संघर्ष करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरल कनेक्शन सचमुच मजबूत होते हैं। तो मुश्किल लगना कमजोरी की निशानी नहीं है। नहीं, बल्कि विकास की निशानी है। लेकिन एक और चीज है जो इस विकास को रोकती है, हमारे अंदर की आवाज। किताब इसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कहती है। ये आवाज कैसी होती है? ये वो आवाज है जो एक छोटी सी गलती पर कहती है, देखा तुम कितने बेवकूफ हो। या जब हम किसी और को सफल होते देखते हैं तो कहती है, वो तुमसे कितना बेहतर है, तुम कभी वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये इतनी धीरे धीरे चलती है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो सवाल ये है कि कोई किशोर इसे पहचाने कैसे? ये तो उनकी अपनी सोच का हिस्सा बन चुकी होती है। किताब इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताती है। वो कहती है कि पहले सिर्फ ध्यान देना शुरू करो। जब भी आप उदास या चिंतित महसूस करें तो रुककर सोचें कि उस पल दिमाग में क्या चल रहा था, और जैसे ही आप उस नेगेटिव विचार को पकड़ते हैं उसे चुनौती दें। चुनौती दें मतलब अगर मन में आता है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर कहें, मैं इसे अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे करने का तरीका सीख सकता हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये यथार्थवादी सोच है। और जब हम इस अंदर की आवाज को बदलना सीखते हैं तो इसका सीधा असर पड़ता है आत्मविश्वास पर, जिसके लिए किशोर सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। हाँ, और किताब इस आम धारणा को पूरी तरह से खारिज कर देती है कि आत्मविश्वास बाहरी चीजों से आता है। मतलब सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले या परीक्षा में कितने नंबर आए, ये सब बाहरी मान्यता है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर असली आत्मविश्वास आता कहां से? किताब के मुताबिक ये आता है एक्शन लेने से। छोटे छोटे एक्शन। जब आप कोई छोटा लक्ष्य तय करते हैं और उसे पूरा करते हैं, भले ही वो लक्ष्य सुबह समय पर उठना ही क्यों ना हो, तो आपका दिमाग आपको बताता है, हाँ तुम ये कर सकते हो। किताब में वो जीत की डायरी का जिक्र है ना, जहां आप अपनी दिन की छोटी छोटी उपलब्धियां लिखते हैं। बिल्कुल। और आत्मविश्वास के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, असफलता का डर।
अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। ये डर किशोरों को नई चीजें आजमाने से रोकता है। ये डर तो बहुत स्वाभाविक लगता है, कोई भी जानबूझकर फेल नहीं होना चाहता। तो किताब इससे निपटने के लिए क्या कहती है? किताब असफलता को देखने का नजरिया ही बदल देती है। वो कहती है कि असफलता कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा है, फीडबैक है। ये आपको जानकारी देती है कि आपने जो तरीका अपनाया वो काम नहीं किया बस। ये आपकी कीमत या आपकी काबिलियत के बारे में कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं कहती। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वो इसलिए सफल नहीं है कि वो कभी असफल नहीं हुए। वे इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और फिर से कोशिश की। तो असफलता एक तरह से सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। एक जरूरी हिस्सा है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। तो जब हम असफलता को एक सीख की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो अगला कदम क्या है? जाहिर है उस सीख का इस्तेमाल करके समस्या को सुलझाना। बिल्कुल, और यहीं पर किताब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करती है। जीवन समस्याओं से भरा है, उनसे भागा नहीं जा सकता। बेहतर है कि हम उन्हें सुलझाने का तरीका सीख लें। हाँ, मैंने इसे पढ़ा। वो 4 कदम का एक फ्रेमवर्क देती है। पहला कदम, समस्या को साफ साफ पहचानो। असल में प्रॉब्लम है क्या? दूसरा, जितने हो सके उतने समाधान सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग। बिना जज किए कि वो अच्छे हैं या बुरे। हाँ। तीसरा, सबसे अच्छे समाधान को चुनो और उस पर एक्शन लो। और चौथा और सबसे जरूरी, नतीजे से सीखो। हाँ, नतीजे से सीखो। अगर समाधान काम कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो ये भी एक सीख है। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में जब कोई किशोर तनाव में होता है तो वो सच में इन 4 कदमों के बारे में सोच पाता है? यही तो इसकी खूबसूरती है। किताब इसे एक आदत की तरह बनाने पर जोर देती है। वो कहती है कि इसे छोटी छोटी समस्याओं पर रोज अभ्यास करो, जैसे होमवर्क का कोई मुश्किल सवाल या दोस्त के साथ हुई कोई छोटी मोटी अनबन। बिल्कुल। जब आप इसे आदत बना लेते हैं तो बड़ी समस्याओं के समय आपका दिमाग अपने आप इसी पैटर्न में सोचने लगता है। और ये उस एक वाक्य में समा जाता है जो ग्रोथ माइंडसेट का सार है। मैं ये नहीं कर सकता को बदलना, मैं इसे करने का एक और तरीका आजमा सकता हूं से। सोच का ही छोटा सा बदलाव ही सब कुछ है। पर यहाँ एक सवाल उठता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आदतें बदलना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ये किताब सिर्फ ज्ञान देती है या इसे लागू करने का कोई तरीका भी बताती है? और यहीं पर किताब का सबसे व्यवहारिक हिस्सा आता है, इसका 31 दिवसीय रोड मैप। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, ये एक एक्शन प्लान है। 31 दिन? क्या इतने कम समय में सच में कोई अपनी सालों पुरानी सोच बदल सकता है? देखिए, ये किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है, लेकिन ये एक मजबूत नींव रखता है। रोड मैप की संरचना बहुत बहुत स्मार्ट है। हर दिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उस पर आधारित एक छोटी सी एक्टिविटी। अच्छा। और दिन के अंत में उस पर सोचने के लिए एक सवाल। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे एक दिन का विषय हो सकता है प्रभावी संचार, और उसकी एक्टिविटी हो सकती है आज किसी से बात करते समय उसे बिना टोके उसकी पूरी बात सुनो। ये छोटे छोटे मैनेजेबल कदम है जो धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। और जब हम लगातार इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें एक और गुण विकसित होता है, जिसे किताब में लचीलापन यानी रेजिलियंस कहा गया है। इसका क्या मतलब है? लचीलेपन का सीधा सा मतलब है गिरकर फिर से उठने की ताकत। किताब ये साफ करती है कि जीवन में निराशा, अस्वीकृति और असफलताएं आएंगी ही आएंगी, कोई इससे बच नहीं सकता। और ग्रोथ माइंडसेट इसमें कैसे मदद करता है? जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो एक असफलता आपको तोड़ सकती है, आपको लगता है मैं बेकार हूं। लेकिन जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होता है तो आप सोचते हैं ये एक मुश्किल अनुभव था, लेकिन मैंने इससे क्या सीखा। यह आपको टूटने नहीं देता बल्कि आपको और मजबूत बनाता है। किशोरावस्था में एक और बड़ी चुनौती होती है तीव्र भावनाएं। अचानक बहुत गुस्सा आना, बहुत ज्यादा उदासी, जलन महसूस होना। इस पर किताब का नजरिया बहुत स्वस्थ है। ये भावनाओं को दबाने की सलाह नहीं देती। ये कहती है कि भावनाएं सिग्नल की तरह होती हैं, वो हमें कुछ बता रही होती हैं, उन्हें समझो। अगर गुस्सा आ रहा है तो क्यों? तो अपनी भावनाओं को नाम देना और उनकी वजह समझना। हाँ, इसे ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ये किताब सिर्फ किशोरों के लिए नहीं है, माता पिता के लिए भी है। उनके लिए क्या मुख्य संदेश है? किताब माता पिता को कोच की भूमिका निभाने के लिए कहती है, जज की नहीं। और इसके लिए कुछ बहुत साफ निर्देश हैं। पहला, बच्चों पर लेबल मत लगाओ, तुम आलसी हो या तुम गणित में कमजोर हो जैसे वाक्य।
बच्चे की पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, उनकी दूसरों से तुलना मत करो। हर बच्चे की अपनी गति होती है। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगी वो थी तारीफ करने का तरीका बदलने की सलाह। किताब कहती है कि बच्चे के परिणाम की नहीं बल्कि उसके प्रयास की तारीफ करो। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर पैदा करता है। कैसे? जब आप बच्चे को स्मार्ट कहते हैं तो आप एक फिक्स्ड लेबल दे रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा उन चीजों को आजमाने से डरने लगता है जिनमें वो असफल हो सकता है, क्योंकि वो स्मार्ट का टैग खोना नहीं चाहता। अच्छा। लेकिन जब आप प्रयास की तारीफ करते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि मेहनत करना सबसे जरूरी है। इससे वो चुनौतियों को स्वीकार करता है। ये मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। जब मेरे अच्छे नंबर आते थे तो सब कहते थे तुम बहुत स्मार्ट हो, और इसका उल्टा असर ये हुआ कि मैं नई मुश्किल चीजें आजमाने से डरने लगा, कहीं मैं असफल न हो जाऊं। बिल्कुल। और आखिरी सलाह जो किताब पेरेंट्स को देती है वो है एक सुरक्षित माहौल बनाने की। एक ऐसा घर जहां बच्चा जानता हो कि अगर वो फेल हो भी गया तो भी उसे प्यार और समर्थन मिलेगा। जब उसे फेल होने का डर नहीं होता तभी वो सच में सीखने के लिए जोखिम उठा पाता है। तो कुल मिलाकर इस किताब का पूरा संदेश बहुत उम्मीद भरा और शक्तिशाली है। जी। ये नहीं कहती कि आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। ये कहती है आप जैसे हैं वो अच्छा है, लेकिन आप उससे कई बेहतर बन सकते हैं। सही कहा। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारा भविष्य पत्थर पर नहीं लिखा है। इसे हमारी मेहनत, हमारी सोच और सीखने की हमारी इच्छा आकार देती है। और इसी सोच के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इस किताब के मूल सिद्धांत पर ही आधारित है। अगर हम ये मान लें कि दिमाग सच में एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है, तो फिर जन्मजात प्रतिभा या नेचुरल टैलेंट के विचार को हमें कैसे देखना चाहिए? क्या ये विचार हमें अपनी सीमाओं में बांधता है या ये सिर्फ एक शुरुआती बढ़त है जिसे मेहनत से कोई भी हासिल कर सकता है या उससे आगे निकल सकता है?